नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी सियासी खबर के साथ। चिराग के बंगले में बगावत के सुर साफ नजर आ रहे हैं। 18 फरवरी को जेडीयू में शामिल होंगे कई नेता। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, तारीख 18 फरवरी की जेडीयू में शामिल होंगे कई नेता। कई जिलों के जिलाध्यक्ष दामन थामते हुए नजर आएंगे। जेडीयू का एलजेपी के पूर्व प्रवक्ता केशव सिंह की तरफ से ये बड़ा दावा इस वक्त किया गया और इस दावे के साथ बिहार की सियासत गर्म होती हुई। मौजूद हैं केशव जी, बात करते हैं इनसे। केशव जी, कहा जा रहा है कि आप लोग जो है विक्षुब्ध हो चुके हैं एलजेपी से और जल्द बंगला खाली कर करके तीर का दामन थामने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग बंगला खाली कर करके तीर को दामन थामने जा रहे हैं और बागी आज नहीं हुए हैं। जिस समय लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो रहा था और चिराग पासवान ने जिस ढंग का स्टेप उठाया और बिहार में पार्टी को हानि पहुंचाया, एनडीए के सरकार को हानि पहुंचाया और जिस ढंग से आरजेडी और कांग्रेस का दलाली उन्होंने किया, जिसको लेकर के हम लोग उसी समय विक्षुब्ध हो गए थे। लेकिन माननीय रामविलास पासवान जी, पूज्य रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया था। उस समय मुद्दा उठाना उचित नहीं लगा, लेकिन हम लोग ठान चुके थे जो व्यक्ति बिहार का विकास पुरुष हो, जो बिहार का विकास कर रहा हो, उस आदमी को जेल भेजने का चुनौती दे रहे थे। तो आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से चिराग पासवान जी को चुनौती देता हूं। हम लोग तो तीर का दामन थाम रहे हैं, लेकिन कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं बचा है कि जो चिराग पासवान को बेउड़ और तिहाड़ जेल में जाने से बचा ले। क्या लगता है, चिराग पासवान में राजनीतिक सूझबूझ की कमी है, अपरिपक्वता है या क्या है? आखिर आप जैसे लोग जो है उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान अपरिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, ये सारे लोग जानते हैं। वो पीके के डायरेक्शन पर काम किए टोटल विधानसभा में, और पीके के डायरेक्शन पर एक नारा दिए थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो चिराग पासवान को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं बनाना है, पैसा फर्स्ट पंजाबी फर्स्ट का नारा को सकारात्मक रूप देने में लगे हुए हैं और टोटल राजनीति को उन्होंने व्यवसाय बना लिया है। ये खाली करने में कामयाब रहेंगे। चिराग पे भी इन्होंने हमला बोला है। बहरहाल देखना होगा कि चिराग या उनके पार्टी में जो अभी लोग हैं उनका क्या प्रतिक्रिया आता है, वो क्या कुछ कहते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बगावत की आहट को न्यूज 18 ने सबसे पहले आप तक पहुंचाया था जब एलजेपी सांसद चंदन कुमार सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। तस्वीरें आपके सामने उस दौरान की जब मुलाकात हुई। रविवार की शाम नवादा से सांसद चंदन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचते हैं। हालांकि मुलाकात के बाद चंदन सिंह ने यह कहा था कि वो नवादा के विकास की बात को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन आज एलजेपी के पूर्व प्रवक्ता केशव सिंह के बयान के बाद यह साफ हो गया कि एलजेपी में बगावत की शुरुआत हो चुकी है। और अब बात शराब पर सख्त सरकार की, जिसकी वजह से बिहार की सियासत का पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। तो शराबबंदी कानून को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दिए। मद्य निषेध विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने शराब पीकर पकड़े जाने पर पुलिसकर्मियों को तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश तक दिए। उन्होंने शराबबंदी का कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि पुलिस वालों ने भी शराब नहीं पीने की शपथ ली है। ऐसे में अगर वो शराब पीते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तुरंत उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। तो शराब के नशे में पकड़े जाने पर पुलिस कर्मियों के बर्खास्त करने के फैसले पर विपक्ष ने एक बार फिर से सवाल उठाया है। आरजेडी और कांग्रेस ने पुलिस कर्मियों को बलि का बकरा बनाने तक का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री जी अब बस बोली भर रह गए हैं। बीजेपी वाले इनके दोनों पंख को इस तरह कुतर दिए कि काम तो करने नहीं देती है, तो बोल बोल करके ये बने रहते हैं और ये बलि का बकरा बना रहे हैं। तो पुलिस कर्मियों को क्यों? शराबबंदी हो गया तो शराबबंदी हो गया। 5 साल हुए शराबबंदी हुए, धड़ल्ले से शराब बिक रहा है और आज ये पुलिस कर्मियों को बलि का बकरा बना के उसको बर्खास्त करेंगे, डिसमिस करेंगे, सस्पेंड करेंगे। अरे ये ढंग से बिहार तो संभाले। देखिए, नीतीश कुमार जी लगातार फरमान जारी करने के लिए जाने जाते हैं, अमल करने के लिए नहीं जाने जाते हैं।
पुलिसकर्मी को बर्खास्त क्या निदान है शराबबंदी का? शराबबंदी पूर्ण रूपेण कैसे हो और बिहार में शराब कैसे न बिके, इसके लिए बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी के पास कोई योजना नहीं है सिवाय समीक्षा बैठक और मीडिया में बयान देने के लिए। देखिए, मैं समझता हूं कि अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं कर पा रहे हैं कि खुलेआम शराब की डिलीवरी में उनके सत्ता प्रतिष्ठान के लोग शामिल हैं। ऊपर से नीचे एक सिंडिकेट ऑपरेट करता है। आप जब तक उस सिंडिकेट को के खात्मे का निर्णय नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस सिंडिकेट कहाँ उसकी पहुंच है, ये सब जानते हैं। तो मैं समझता हूं इस तरह की रिटोरिकल कार्रवाई ये सिंबॉलिज्म है, सांकेतिकता है, और पूरी की पूरी नीतीश जी की सरकार सांकेतिकता में रहने में उस्ताद हो गई है। लोग भी अब समझते हैं। पुलिसकर्मी को कैसे बर्खास्त करेगी सरकार? जब खुद ही शामिल है उसमें तो बर्खास्त कैसे करेगी? दोनों की मिली भगत है। ये केवल सर क्या शराबबंदी बंद होनी चाहिए बिहार में जो लागू की, उसको हटाने की जरूरत आ गया है? नहीं, इस तरह के शराबबंदी से तो अच्छा है कि शराब की बिक्री होनी चाहिए। तो देखिए, विपक्ष सरकार की मंशा पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है और पुलिस को बलि का बकरा बनाए जाने की बात दोहराई जा रही है। कोई इसे सांकेतिक कह रहा है तो कोई ये कह रहा है कि यह संभव ही नहीं है। विपक्ष भले ही सीएम पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता सीएम के फैसले के साथ हैं। सरकार कोई भी कानून बनाता है उसको सख्ती से हम लोग लागू करते हैं। ऐसा नहीं कि चेहरा अलग चरित्र अलग, हम लोग को जो कानून बनाते हैं उसका यूएसपी हम लोग का यही है। नीतीश कुमार जी का यूएसपी है कि जो कानून बनाते हैं उसमें सख्ती से लागू होता है। मद का सेवन बिहार में नहीं होगा और इसमें कोई भी चूक ना हो, इसलिए ये कोशिश की गई है। और रही बात पुलिस कर्मियों की, तो हम उनकी भी पूरी कोशिश रहती है कि इसे पूरी तरह से बंद करवाया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं पे अगर हल्की चूक हो जाए या तालाब में एक मछली भी अगर सड़ने लगती है तो तालाब साफ करना पड़ता है। तो सफाई तो जरूरी है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो सोच लेते हैं वो ऐसा करती हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से हम इसको बंद करने में सफल हो पाएंगे। तो सरकार की मंशा साफ है। सरकार ने शराबबंदी को लेकर के अपने इतिहास और तमाम निर्देशों को सामने रख दिया है। सरकार इतनी सख्त है कि पुलिसकर्मी भी अब बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच गया पुलिस ने एक ट्रक शराब बरामद की। जब्त शराब की जो कीमत है वो तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। 500 कार्टन में शराब बरामद की गई। शराब की खेप हरियाणा से सीतामढ़ी ले जाई जा रही थी। गया पटना हाईवे के रसलपुर के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे जब्त कर लिया, जिसमें 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। ट्रक में मुर्गी के दाने के अंदर शराब को छिपाकर रखा गया था। और अब बात आतंक के छपरा मॉड्यूल की। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकियों का बिहार कनेक्शन सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने छपरा से एक युवक को हिरासत में लिया है। जावेद नाम का युवक मढ़ौरा के बहुआरा गांव का रहने वाला है। जावेद का भाई मुश्ताक भी पुलिस की हिरासत में है। जावेद के परिजनों ने जावेद को निर्दोष बताया। जावेद ने 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद आर्मी में जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। जावेद का भाई मुश्ताक नर्सिंग की तैयारी करने पंजाब के मोहाली में है, जहां से पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लिया है। जावेद आलम है। कल 20-25 की संख्या में लोग आए, सिविल में थे, न मालूम पुलिस थे या सामाजिक तत्व। मेरे सामने ज़बरदस्ती उसको उठाकर गाड़ी पर लेकर चले गए। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को सूचना दिया हूँ। मुझे अभी तक कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है कि मेरा बच्चा को कौन उठा कर ले गया है। ये कोई बताया नहीं कि जी नहीं, जी कोई एजेंसी नहीं। एसपी से बात की आपने? एसपी से बात हमको कहे कि बृहस्पतिवार को मिलेगा, आप एप्लीकेशन दे दीजिए। जी, बात नहीं किए। तो जैसे कि चर्चा उठ रही है कि जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी पकड़े गए थे, हथियार सप्लाई की गई थी, उसमें इसका नाम जुड़ा हो सकता था। क्या आपका बच्चा का कुछ ऐसा? जी नहीं, मेरा बच्चा का कोई माने पूरा थी बायोडाटा खंगाल लिया जाए, कोई इस तरह का थी नहीं है। हम उन लोगों को कहे कि मेरा घर भी सर्च कर लीजिए, मेरा जो भी आपको कागजात मांगना हो मांग लीजिए, लेकिन कोई
इस पर सुने नहीं और तुरंत जो है सो मेरे सामने मेरे बच्चा को मैंने 2-4 थप्पड़ भी लगाए हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आर्मी के 3 बार वो निकाला है, 3 बार जावेद निकाल चुका है, समझिए कि चौथे बार के लिए फिर से वो मतलब एग्जाम देकर प्रयास कर रहा है। एक बार कान के लिए छट गया, बहुत मतलब मेहनती और सब थी है बच्चा। आर्मी में एकदम जाने का, देश का सेवा करने का उसको बहुत शौक था कि हम देश का सेवा करते हैं। ऐसा वो कांड नहीं कर सकता है, उसको फंसाया गया है। अब कौन आदमी फंसाया है, किस तरह से फंसाया, हम लोग को कुछ जानकारी नहीं। हम छपरा के देव बहुआरा गांव सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। इस गांव के जावेद और मुश्ताक को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार आतंकियों के बयान के बाद पूछताछ के लिए एजेंसी ने अपने कब्जे में लिया है। परिजनों के साथ गांव के लोग भी दोनों को आतंकी मानने को तैयार नहीं है। तो बचपन से लड़के वो बहुत सीधा लड़का है और एजुकेशन के मामले में आगे पढ़ रहा था। हम 1-2 बार उससे बात भी किए हैं। इस टाइप का लड़का नहीं लगता था। और अब मान लीजिए कि वहाँ पंजाब में एजुकेशन ले रहा था मुश्ताक, तो हो सकता है कि फ़ोन उनसे सीनियर लोग से बातचीत होता होगा। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकियों का छपरा कनेक्शन सामने आने के बाद मरोड़ा प्रखंड का ये देव बहुआरा गांव जो है अचानक चर्चा में आ गया। आप यही वो गांव है जहां पे जावेद रहता था। पुलिस ने कल उसे यहां से उठाया है और उठा करके पटना ले गई। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान देने से बच रही है, लेकिन जो परिजनों से हमारी बात हुई है उसमें कहीं ना कहीं परिजन जो है परेशान है और ये जानने की कोशिश करेगा आखिर जावेद को किस आरोप में पकड़ा गया है। लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जावेद का भाई जो मुश्ताक है उसे भी पुलिस ने पंजाब के मोहाली से उठाया है और कहीं ना कहीं एक कनेक्शन के तार लगातार जुड़ रहे हैं। हालांकि जब पुलिस अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बताएगी, तो ये पता साफ तौर पर सामने आ पाएगा कि आखिर ये दोनों भाई जो है वो किस तरह से उन आतंकियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन परिवार जो है छपरा में देव बहुआरा गांव के लोगों का कहना है कि जावेद का सीधे तौर पे आतंकियों से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वह सीधे पूरी तरह से देशभक्ति से लवरेज लड़का है और उसने कई बार सेना में जाने की कोशिश की है, वो एयरफोर्स में जाने की कोशिश कर रहा है, कई बार उसने परीक्षाएं भी दी है और वो देशभक्ति के कारण अपने देश की सेवा करने के लिए हमेशा से आर्मी में जाने का उसका सपना रहा है। ऐसे में जब यह मामला का खुलासा हुआ है कि इसके तार आतंकियों से जुड़े हुए हैं, तो गाँव के लोग जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान दिख रहे हैं और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक पुलिस का कोई भी अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। बेऊर जेल में बंद बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पीएमसीएच लाया गया है। बेऊर जेल में तबियत खराब होने के बाद अनंत सिंह को जेल प्रशासन ने इलाज के लिए पीएमसीएच लाया है। कमर और पीठ में तेज दर्द की शिकायत के बाद पीएमसीएच लाया गया है और पीएमसीएच में इस वक्त अनंत सिंह का सिटी स्कैन किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने, पीएमसीएच लाए गए हैं इस वक्त अनंत सिंह, जिन्हें पीठ में दर्द की शिकायत, और पीएमसीएच में एक्सरे कराने के बाद अनंत सिंह का सिटी स्कैन कराया जा रहा है। अनंत सिंह ने कहा कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं है। होते रहता है जी, ज्यादा तबीयत नहीं खराब, नहीं ज्यादा खराब नहीं, सब ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। अल्ट्रासाउंड तो ठीक से हुआ ना? हाँ हाँ हाँ। खबर नालंदा से, जहां के अलौदिया सराय गांव में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। पुरानी रंजिश में गोलीबारी में 3 लोग इस दौरान घायल हो गए। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि भोला सिंह और उनके पुत्र धीरज सिंह समेत 3 लोग गोली लगने से जख्मी हो गए और सभी लोगों को फिलहाल सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हम हटते हुए थे, अचानक आके लग गया। अच्छा, दोनों पक्ष में गोली चल रहा था, अपना देखने में इसको लग गया गोली। क्या विवाद क्या था? हमने विवाद पर क्या मुझे नहीं मालूम विवाद क्या था, जो मैं तो अपना काम में घर में था और उधर पूजा के उधर सरस्वती जी बैठे, उससे आगे थोड़ा क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पटना के नए बस टर्मिनल से शहर के विभिन्न इलाकों में जाने के लिए जिला प्रशासन ने किराया तय कर दिया है। कहां से कितना किराया होगा ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण।
बैरिया में नए निर्माण हुए आईएसबीटी से आज से बसों का परिचालन लगातार होगा। आज गया और जहानाबाद के लिए जो बसें हैं वो यहां से आज से रोज खुलेंगी। जो पहले मीठापुर तक खुलती थी वहां अब बैरिया बस स्टेशन से खुलेगी। और परिवहन विभाग ने किराया जो है वो तय कर दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या थी कि विभिन्न जगहों से किराए को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे थे आईएसबीटी तक पहुंचने के लिए, लेकिन वहां पे जिला प्रशासन ने तय कर दिया है कि कहां से कितना किराया लगेगा। आपको बता दें कि अगर बैरिया बस स्टेशन अब कहीं से भी पहुंचना हो तो अगर खगौल दानापुर से अगर जाना है तो किराया जो है ऑटो में आपको एक व्यक्ति के लिए 50 रुपए लगेंगे। अगर रिजर्व करके जाते हैं तो वो 350 रुपया देना होगा। जबकि पटना जंक्शन से वो किराया जो है वो 30 रुपए रखा गया है और अगर रिजर्व करके जाते हैं तो वो किराया 200 रुपए है। जबकि सिटी चौक से 25 रुपए, कुर्जी से 50 रुपए, गांधी मैदान से यह किराया 40 रुपए होगा। जबकि पाटलिपुत्रा जंक्शन से अगर कोई पकड़ता है तो ये 50 रुपए प्रति व्यक्ति देना पड़ेगा। अगर वही एयरपोर्ट से अगर कोई व्यक्ति चलता है आईएसबीटी के लिए तो 50 रुपए देना होगा और पटना एम्स से ये किराया 50 रुपए है। जबकि राजेंद्र नगर टर्मिनल से ये जो किराया रखा गया है वो 20 रुपए रखे गए हैं। तो परिवहन विभाग ने पूरी तरह से किराया लागू कर दिया है ताकि कोई भी ऑटो वाले या तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किराया नहीं ले सके। तो आज के बाद अगर आईएसबीटी अगर आपको जाना है तो आपके लिए किराया तय हो गया है और उस किराए के अनुसार ही आप आईएसबीटी नया बस टर्मिनल पहुंच सकते हैं। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के डुमरा में जल संसाधन विभाग की तरफ से जिस नहर का निर्माण 40 साल पहले किया गया था उससे अभी तक किसानों को कोई सुविधा नहीं हासिल हुई। सिंचाई का हवाला देकर जमीन का अधिग्रहण तो किया गया, लेकिन मधुबन, भीसा, माधोपुर, रोशन, तलखापुर, शांतिनगर और बसंतपुर समेत 12 से ज्यादा गांवों के किसानों के खेत में पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंच पाई। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। 80 के दशक में बिहार की सरकार ने जल संसाधन विभाग को एक बड़ी जवाबदेही सौंपी थी। उस जवाबदेही के तहत किसानों को हरित क्रांति लाने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों अरबों रुपए की राशि खर्च की गई थी। मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से जल संसाधन विभाग की लापरवाही दिखलाने की कोशिश करता हूं कि 80 के दशक में सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी में जल संसाधन विभाग ने किसानों से जमीन अधिग्रहण किया और उस जमीन में नहर का निर्माण किया गया। और आपको बता दें कि जिस वक्त जमीन का अधिग्रहण किया गया था किसानों के लिए वह जमीन काफी बेशकीमती थी और उसका मुआवजा भी काफी कम दिया गया। किसानों की उम्मीद थी कि नहर निर्माण के बाद उनको सिंचाई सुविधा हासिल हो जाएगा, लेकिन 4 दशक बीतने को है। आप तस्वीर देख सकते हैं, जल संसाधन विभाग के द्वारा यह नहर का निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक इस नहर में पानी नहीं आ सका। नहर को नदी से नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण आज की तारीख में भी नहर पूरी तरीके से सूखा हुआ है और किसान जो है अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। किसानों से बेशकीमती जमीन ले ली गई और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि उन्हें सिंचाई सुविधा हासिल होगी, लेकिन आप हालात देख सकते हैं। किसानों को पूरी तरीके से जल संसाधन विभाग ने ठगने का काम किया। नहर का निर्माण कर दिया गया, लेकिन उसमें आज तक पानी नहीं आ सका, जिसके कारण किसानों को आज भी सिंचाई सुविधा के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। कैमूर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। झोपड़ी में स्कूल चलने की खबर पर डीईओ ने संज्ञान लिया और गांव में जाकर झोपड़ी में चल रहे स्कूल का निरीक्षण किया। तस्वीरें आपके सामने। डीईओ की टीम यहां पर पहुंची। स्कूल जो झोपड़ी में चल रही थी, इस खबर को न्यूज 18 बिहार झारखंड ने प्रमुखता से दिखाया, जिस पर संज्ञान लिया गया। डीईओ ने कहा कि जल्द ही यहां स्कूल खोलने को लेकर प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। तब तक गांव वाले बोले कि तुम ही पढ़ाओ। इस गांव में कोई स्कूल नहीं है और इस जो भी स्कूल हैं इस गांव से बहुत दूर दूर पर हैं, 4 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर हैं। तो हमको ये आश्चर्य हुआ कि इस गांव के बच्चे कैसे पढ़ेंगे और उसके लिए मैं तुरंत यहाँ चला आया हूँ और यहाँ स्कूल खोलना आवश्यक दिख रहा है। जो भी विभागीय प्रावधान होगा उसके तहत यहाँ स्कूल खोलने की कार्रवाई हम लोग इसी आने वाले बजट में ही इस स्कूल के नाम का प्रस्ताव हम लोग सरकार को या भारत सरकार को भेजेंगे और वहाँ से सैंक्शन हो जाएगा तो यहाँ स्कूल खुलेगा।
बेगूसराय में बदमाशों ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सोमवार को अपराधियों ने एक ठेकेदार को निशाना बनाया। हथियारों से लैस बदमाशों ने 12,000 रुपए लूट लिए। 3 बदमाशों ने सर्वोदय नगर निवासी संजीव कुमार को अपना शिकार बनाया। देखिए किस बेरहमी से अपराधियों ने इनकी पिटाई की। 12,000 रुपए जो इनके पास उस वक्त मौजूद थे उन्हें लूटा गया। अपराधियों ने भद्दी भद्दी गालियां दी। इस घटना के बाद से पुलिस के प्रति लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व आईएएस अधिकारी एके सिन्हा के आवास पर मां सरस्वती की पूजा करने के लिए पहुंचे और राज्यवासियों को इस दौरान उन्होंने शुभकामनाएं दी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, मां के सामने पुष्प अर्पित किया और राज्यवासियों के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं पटना के महावीर मंदिर में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षा में कामयाबी हासिल करने के लिए कामना की। सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा को लेकर के पटना के महावीर मंदिर में भी जो है मां वीणा वादनी की जो है वो पूजा हो रही है, पूजा अर्चना हो रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विधिवत तौर पे पहले कलश स्थापना किया गया और उसके बाद जो पूजा अर्चना है वो जो है वो पुरोहित के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। और कहा जाता है कि मां वीणा वादनी जो है वो अपने तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी कामना को पूरा करती हैं। तो इसी कामना के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। तो हम बात भी करते हैं यहाँ पे लोगों से। ये बताइए कि सरस्वती पूजा आपने क्या कामना की है? हम अपनी सफलता को कामना करते हैं, मतलब माँ सरस्वती से चाहते हैं कि हम फ्यूचर में सफल हो। नाम शिवहरि कुमार। आपने क्या कामना किया? हमने अपने सरस्वती माँ से मांगा है कि और हमको विद्या दे। हम जैसे मार्शल आर्ट करते हैं तो और इसमें आगे हमको बढ़ाएं। और हम हर मंगलवार को आते हैं और विशेषकर आज इसलिए यहाँ पर आए हैं। जी सरस्वती पूजा। रामशंकर कुमार ये बता रहे हैं कि सरस्वती माँ से जो है हमने कामना की है, यश की कामना की है, विद्या की कामना की है। क्योंकि सरस्वती माँ जो है वो विद्या की देवी है। तो यहाँ पे लोगों ने कामना किया। कुछ युवती इनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे आई थी, सरस्वती माँ से क्या कामना किया? क्या कामना किया? क्या बस अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़े, सही रास्ते पे चले। क्या किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी? हाँ, जनरल कंपटीशन, बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं। कामयाबी मिली है? अभी तो पढ़ाई चल ही रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। नाम ऋचा कुमारी। तो ये कामना जो है वो सरस्वती माँ से जो है उनके भक्तजन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।